नमस्कार शोधार्थियों। क्योंकि कहना ज़रूरी है यूट्यूब चैनल में सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में आज हम गोंडा जिले के ज्ञानीपुर गांव में जन्मे प्रांजल धर के साथ हैं। इनकी शिक्षा की बात करूं तो जनसंचार और पत्रकारिता में परास्नातक किया इन्होंने। भारतीय जनसंचार संस्थान जेएनयू कैंपस से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। देश के तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में, चाहे वो कविताएं हों, आलोचना, समीक्षा, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण या आलोचनात्मक आलेख, इनके प्रकाशित होते रहे हैं। आकाशवाणी समेत विभिन्न प्रसारण माध्यमों से बहुत सी कविताएं इनकी प्रसारित हो चुकी हैं। देश भर के अनेक मंचों से इन्होंने सक्रिय रूप से, सचेतन रूप से कविता पाठ भी किया है। सक्रिय मीडिया विश्लेषक के रूप में ख्यात हैं। अनेक विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में इनके व्याख्यान हो चुके हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अनेक प्रतिष्ठान, साहित्य और कला महोत्सव में सक्रिय रूप से प्रांजल धर भागीदारी निभाते रहे हैं। अगर मैं प्रतिष्ठित पत्रिकाओं की बात करूं, समसामयिक पत्रिकाओं की बात करूं तो नया ज्ञानोदय, आजकल, नेशनल दुनिया, जनसंदेश टाइम्स और द सी एक्सप्रेस समेत अनेक प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रांजल धर पिछले 1.5 दशक से नियमित रूप से स्तंभकार के रूप में लिखते रहे हैं। पुस्तक संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए देश में ही नहीं, देश के विभिन्न भागों में, अनेक भागों में ये सक्रिय रूप से सहभागिता निभाते रहे हैं। सामाजिक कर्म में, सामाजिक कार्य में लगातार सक्रिय रहे हैं। फिर जल, जंगल, जमीन हो, यानी प्राकृतिक संसाधनों की बात करूं मैं तो, या आदिवासियों से जुड़े कोई मुद्दे हों, या हाशिए पर लोग जो हैं, सर्वहारा, जो समाज द्वारा स्वीकृत नहीं हुए, अभी भी जो मुखर नहीं हुए, उन सब के सरोकारों से जुड़े तमाम कामों में प्रांजल धर सक्रिय सहभागिता निभाते रहे हैं। लंबे अरसे से मैं प्रांजल को जानती हूँ, छोटे भाई की तरह है, लेकिन इसलिए मैं प्रांजल की कविता की हिमायती नहीं हूँ या उनके समाज कर्म और साहित्य सेवा, मैं साक्षी रही हूँ, और इसलिए मैं चाहती थी कि सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में प्रांजल को सम्मिलित करूँ। पूर्वोत्तर भारत में शांति की दिशा में अनेक कार्य किया है इन्होंने। 1857 की 150वीं बरसी पर वर्ष 2007 में आदिवासी और जनक्रांति नामक विशेष शोधपरक आलेख इन्होंने प्रकाशन विभाग द्वारा अपनी बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक में चयनित और प्रकाशित किया। अनेक लेख इनके पुस्तकों और पाठ्य पुस्तकों में शामिल हैं। BBC और वेब दुनिया समेत अनेक महत्वपूर्ण वेबसाइटों पर और इनके लेख और कविताएं लगातार चयनित होती रही हैं और प्रकाशित होती रही हैं। समकालीन भारतीय हिंदी कविता पर अंग्रेजी में इनका आलोचनात्मक लेख आप देख सकते हैं, वेबसाइट पर प्रकाशित है। अवधी हो, अंग्रेजी हो और हिंदी तो निश्चित तौर पर हमारी संपर्क भाषा है, राजभाषा है, तो इन तीनों भाषाओं में ये लगातार लिखते रहे हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू, जिसे नाम से जानते हैं आप, इसमें जेंडर हो, पर्यटन या शिक्षा संकायों की स्नातकोत्तर और स्नातक स्तरीय पाठ्य सामग्री प्रांजल धर लगातार अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करते रहे हैं। मैं पुरस्कारों और सम्मान की फहरिस्त अगर गिनाऊं तो लंबी है, पर अपने शोधार्थियों के लिए 2006 में इन्हें राजस्थान पत्रिका पुरस्कार मिल चुका है। वर्ष 2010 में अवध भारतीय सम्मान मिल चुका है। पत्रकारिता और जनसंचार के लिए वर्ष 2010 का प्रतिष्ठित भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान पुरस्कार मिल चुका है। फरवरी 2013 में इन्हें बिहार में बज़्म कलमकार की तरफ से विशेष लेखक सम्मान मिला है। वर्ष 2013 में इंदौर में संपन्न सार्क दक्षेश के अंतर्राष्ट्रीय भाषाई पत्रकारिता महोत्सव में इन्हें विशिष्ट अतिथि के रूप में 2013 के दर्जे से सम्मानित किए जा चुके हैं। वर्ष 2013 में ही पंचकूला में हरियाणा साहित्य अकादमी की मासिक गोष्ठी में मुख्य रूप से मुख्य कवि के रूप में प्रांजल धर सम्मानित हो चुके हैं। वर्ष 2012 का भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान इन्हें मिल चुका है। पत्रकारिता के लिए 2015 से 16 का हरिकृष्ण त्रिवेदी स्मृति युवा पत्रकार पुरस्कार मिल चुका है। कविताओं के लिए मीरा मिश्रा स्मृति पुरस्कार, और हाल ही में साहित्य के लिए सतत 2020 का विष्णु प्रभाकर राष्ट्रीय प्रोत्साहन पुरस्कार भी मिल चुका है।
प्रांजल धर की कुछ पुस्तकें, जैसे पहला कविता संग्रह अंतिम विदाई से तुरंत पहले, ये साहित्य अकादमी से प्रकाशित था। न्यू मीडिया और बदलता भारत भारतीय ज्ञानपीठ से, मीडिया और हमारा समय ये भी भारतीय ज्ञानपीठ से, समकालीन वैश्विक पत्रकारिता में अखबार ये वाणी प्रकाशन से, और राष्ट्रकवि दिनकर की जन्मशती के अवसर पर रामधारी सिंह दिनकर समरशेष है आलोचना और संस्मरण, ये पुस्तक का इन्होंने संपादन किया है। अनभय पत्रिका की चर्चित पुस्तक संस्कृति विशेषांक का संपादन प्रांजल कर चुके हैं। विद्यार्थियों, प्रांजल की कविताएं शुरू करूं, उनका पाठ विवेचन करूं, इससे पहले प्रांजल की कविताई पर कुछ बात होनी चाहिए। देखिए, यह तो सही है, प्रायः क्लासरूम में भी मैं आप विद्यार्थियों को बताती रही हूँ कि जो स्वानुभूत सत्य है उसे स्वीकार करना बड़े जोखिम का काम होता है, और जो कविताई कर रहा है वह यह जोखिम उठाता है, यानी खुद को खोलना। अब खुद को खोलने में हम प्रायः अपनी अतृप्तियों, अपने असंतोष, अपनी अस्वीकृति और अपनी बेचैनियों को भी रचना में खोलकर रख देते हैं। हम इसके अलावा अपने आसपास का समाज देखते हैं, अपने आसपास के लोग देखते हैं, और उसमें मौजूद उनकी बेचैनियों, उनकी अतृप्तियों, असंतोष और अतृप्ति को हम दर्ज कराते हैं। तो प्रायः मैं ये कहा करती हूँ कि एक आलोचक के तौर पर, एक विवेचक, विश्लेषक के तौर पर मैं अपनी कविताओं में भी और अपने समकालीन अन्य कवियों की कविताएं पढ़ते हुए भी मैं ये तलाशती हूँ कि रचने के सुख में, उस प्रक्रिया के सुख में केवल रचे बचे रहने का मुहिम नहीं है, यानी रचकर अपने को लंबे समय तक और अपने बाद तक बचाए रखने की मुहिम भर नहीं है, बल्कि कविता जो है वो जीवन की सच्ची आलोचना होती है। जीवन की सच्ची आलोचना जब मैं कह रही हूँ तो मतलब सृष्टि और सृजनकर्ता का पुनर्पाठ है कविता, यानी उसकी अनुभवों में, उसकी स्मृतियों में और उसके संवेदनात्मक धरातल में जो एक समृद्ध संसार है, जो हमारे भीतर धड़कता है, जो हर आलोचक रचयिता के भीतर धड़कता है, वह उसकी पुनर्रचना कविता में होती है। ऐसा मैं आपको क्लासरूम में भी बताती हूँ। देखिए, कविता में एक संतुलन बनाए रखना चाहिए कर्म का और मर्म का, यानी एक तरफ विचार है, विवेक है, बोध है, और दूसरी तरफ करुणा, ममता, संवेदन, भावना, इसका समूचा संसार है। तो इनमें एक सामंजस्य हमें ढूंढना चाहिए। कविता केवल विचार नहीं है या कविता केवल वैचारिकता नहीं है, ऐसा हम प्रांजल की कविताओं में पाते हैं। क्योंकि हम अपने विचार को और अपनी वैचारिकता को अपनी कविता में न परोसे तो बेहतर है। कविता केवल अभिव्यक्ति भी नहीं है, क्योंकि ये उस रचयिता का पूरा वृत्तांत होता है, उसका पूरा भूत, भविष्य, वर्तमान, उसमें उसका दस्तावेजीकरण है, यानी कि पूरा लेखा जोखा और पूरी ईमानदारी के साथ हमें कविता की यात्रा करनी पड़ती है। तो आप देखें कि चाहे हम ये स्वेच्छा से इसको करें ना करें, चाहे इसको हम पूरी तरह से इस प्रक्रिया में बंद कर उसके फलागम तक पहुँचे न पहुँचे, लेकिन हमें हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। हमें हर्फ दर हर्फ पूरा आनंद लेना चाहिए। जब मैं प्राय आपको कहा करती हूँ कि दुख का भी अपना सुख है, और दुख के सुख को बिना भोगे हम दुख का अगर विवरण करें तो वो झूठ है, वो बेईमानी है। प्रांजल ऐसा नहीं करते और यही सुखद है। वे उस दुख के सुख को भी आपके सामने खोलकर रख देते हैं। उस पूरी प्रक्रिया को भोगते हुए, जानते चिन्हते हुए इनकी रचना मुकम्मल होती है। ठीक, तो हम ये छोड़ दें कि ये हमारा दुख है कि ये समाज का दुख है। कवि जिस समय और समाज में जी रहा होता है, अगर उसकी बेचैनियों को न पकड़े, उसकी विडंबनाओं को, विसंगतियों को न पकड़े, तो वो कविता झूठ है, वो साल भर में अपना असर छोड़ देती है। लेकिन अगर वो जज्ब है पूरी तरह से अपनी रचना में उसे समाये हुए है, यानी केवल चिंता नहीं करती आसपास की, उसके सरोकारों का चिंतन भी करती है, ये कविता है। कविता नारा, पोस्टर, पैम्फलेट तो नहीं है, लेकिन आंदोलन है। प्राय इस बात को मैं कहती हूँ। अब मैं क्या कह रही हूँ
प्रांजल की कविताओं से गुजरते हुए मुझे ऐसा लगा, और ये मानीखेज बात है क्या, कि असहमतियाँ हमेशा आपको निखार देती हैं, असंतोष हमेशा आपको अग्रसर करते हैं, और अतृप्तियाँ आपको आंदोलन धर्मी बनाती हैं। और ये 3 टूल्स, जैसे प्रायः क्लासरूम में मैं आपको कविता के 3 टूल्स बताती हूँ कि आपके अनुभव, आपका संवेदन जगत, संवेदनात्मक धरातल, और आपकी स्मृतियाँ, ये कविता के ज़रूरी टूल्स हैं। कविता की 3 ज़रूरी वजहें भी हैं। क्या? असहमतियाँ, असंतोष और आपकी अतृप्ति। अगर ये 3 चीज़ें आप में बरकरार हैं तो आप प्रोग्रेसिव हैं, आप उन्नत हैं, आपकी कविता उन्नत है, और बहुत दूर तक, देर तक कविता साथ निभाएगी। चलिए, तो जब प्रांजल की इन 5 रचनाओं से मैं गुजर रही थी, तो कमोबेश जो मुझ में धड़का, जो मुझे लगा, वो बता देना ज़रूरी था कि जीवन एक तरफा नहीं होता। कविता में भी और जीवन में भी अगर ये 3 चीज़ें हैं, क्या, कि अपनी पीड़ा नहीं केवल, पर पीड़ा भी हम समझें, अपनी चिंता नहीं, दूसरों का चिंतन भी करें, और इन बारीकियों को अगर कविता उघार पाती है, इस अनबूझ रहस्य को, पहेली को अगर सुलझा पाती है कविता, तो वो हर पीड़ित तक पहुंच सकती है, हर अतृप्त और असंतुष्ट तक पहुंच सकती है। यही कविता की प्रगतिशीलता है, और यही आपको उन्नत बनाती है। यही बल्कि जिसे मैं अभिव्यक्ति का जोखिम कहती हूँ, यह भी यही है। मुक्तिबोध एक हम लोगों को फ़लसफ़ा दे गए थे, और मुक्तिबोध को बहुत मानती, जानती, पहचानती हूँ। मुक्तिबोध कहते हैं ज्ञानात्मक संवेदना, संवेदनात्मक ज्ञान, यानी ज्ञान में संवेदना और संवेदना में ज्ञान का अनुपात ठीक ठाक बना रहे। एक समीक्षक, आलोचक के तौर पर उसी मुक्तिबोध की के विचार यात्रा को आगे बढ़ाते हुए, उनसे सीखते हुए मैं अपनी बात बढ़ाती हूँ। मैं इसी को संलग्नात्मक लगाव और संलग्न तटस्थता और तटस्थ संलग्नता कहा करती हूँ। यानी संलग्न एक संपृक्ति हो, एक जुड़ाव हो, लेकिन तटस्थ भी हो। एक विवेकशील व्यक्ति की तरह, एक विवेचक की तरह, एक विश्लेषक, आलोचक की तरह ऑब्जर्वर रहें आप, अपने भी, अपनी रचना के भी, और अपने आसपास के भी। तो जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो बेईमानी नहीं कर सकते। तो संलग्नता उतनी ही भर ज़रूरी हो जब आप चिंतन कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ एक तटस्थता भी हो कि आपका विवेक जो है वो कहीं भावुक न होने पाए, वो कहीं प्रचारक न बनने पाए। क्योंकि कविता की आलोचना करना, या किसी कविता से जुड़ना, या किसी कविता को देखना, उसकी परिक्रमा करना नहीं है। हम भक्त नहीं हैं कि उसकी परिक्रमा करके लौट आएं। हमें भेदना होता है कई चक्रव्यूह को, तो हम चक्रव्यूह को भेद रहे होते हैं। प्रांजल की कविताओं को मैंने चक्रव्यूह की तरह भेदा है। मैं उसकी कविताओं के आसपास इर्द गिर्द घूम कर केवल नहीं निकली हूँ। ये एक सतत यात्रा होती है, और इसी बहाने मैं अपने कंटेम्प्ररी जो मुद्दे हैं, समसामयिक जो मुद्दे हैं, उनको चिन्हती, पहचानती हूँ। यही मानवीयता की खोज भी हो जाती है। ये एक जद्दोजहद है, और इसे तो मैं एक उत्तरदायित्व बोध कहती हूँ। जब नीचे कहते हैं कि वारिस होना खतरनाक है, तो मैं कहती हूँ वारिस होना एक दायित्व बोध है, दोहरा दायित्व बोध है। क्योंकि हम वंशज हैं तुलसी के, कबीर के, जायसी के, सूर के। तो जब हम जिनके वंशज हैं, उनका समाज और उस सामाजिक शिकंजे में फंसी तमाम राजनीतिक प्रपंच जो है, जो सामाजिक विखंडन है, विसंगतियां हैं, बदसूरती है, उसको बिना देखे, चिन्हे, पहचाने, और उस यथास्थिति को बिना तोड़े, उस जड़ता को बिना तोड़े कविता की ही नहीं जा सकती। तो एक साधक की तरह हमें साधना होता है, शब्द दर शब्द। ये कुछ सृजनात्मक अकुलाहटें होती हैं जो कविता की भाषा को गति देती हैं। इसीलिए कविता को मैं सबसे नज़दीक की विधा इसलिए मानती हूँ, कविता मेरे सबसे नज़दीक इसीलिए है क्योंकि वो एक प्रवाह, एक गति के साथ, एक त्वरा के साथ सारे विचार को, बोध को, विवेक को एक लय दे देती है, एक तुक दे देती है। और अतुकांत गद्यात्मक कविताएं भी इसी अंतर्धुन के कारण, इसी इनर सेल्फ के कारण पहचानी जाती हैं। तो कविता को मैं एक विचार यात्रा मानती हूँ, लेकिन उसका संवेदनात्मक जो जुड़ाव है, जो दोनों गुथ जाएं,
विचार और संवेदना जब दोनों इस तरह से गुथ जाएं कि वे एकम एक हो जाएं, वे अलग से दिखाई न दें, उसे मैं कविता मानती हूँ। और प्रांजल की कविताओं में मुझे ये देखने को मिलता है। विमर्श से बढ़कर कुछ मिलता है मुझे यहाँ। जैसा कि मैंने प्रांजल के परिचय में भी आपको बताया कि जल जंगल जमीन की जद्दोजहद है, प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण दोहन हो रहा है, उसकी चिंतन है, चिंता भर नहीं। और वहीं बिल्कुल पैरेलल प्रांजल अपना गंवई मन, अपना मर्म संवेदन, अपने अनुभव, अपनी स्मृतियाँ संजोए हुए रहते हैं। तो हम प्रांजल की 5 कविताएं देखते हैं। प्रांजल की पहली कविता जो मेरे पसंद की कविता है, कुछ भी कहना खतरे से खाली नहीं। बड़ी यथार्थ कविता है ये। इतना तो कहा ही जा सकता है, कुछ भी कहना खतरे से खाली नहीं रहा अब। इसलिए उतना ही देखो जितना दिखाई दे पहली बार में। हर दूसरी कोशिश आत्महत्या का सुनहरा आमंत्रण है, और आत्महत्या कितना बड़ा पाप है यह सबको नहीं पता। कुछ बुनकर या विदर्भवासी इसका कुछ कुछ अर्थ टूटे फूटे शब्दों में जरूर बता सकते हैं शायद। मतदान के अधिकार और राजनीतिक लोकतंत्र के सकरे तंग गलियारों से गुजरकर स्वतंत्रता की देवी आज माफियाओं के सिरहाने बैठ गई है स्थिर चित्त। न्याय की देवी तो बहुत पहले से विवश है, न्याय की देवी तो बहुत पहले से विवश है। आंखों पर गहरे एक रंग की पट्टी को बांधकर बुरी तरह। बहरहाल दुनिया के बड़े काम आज अनुमानों पर चलते हैं। क्रिकेट की मैच फिक्सिंग हो या शेयर बाजार के सटोरिए, अनुमान निश्चितात्मकता के ठोस दर्शन से हीन होता है। इसीलिए आपने जो सुना संभव है वह बोला ही न गया हो, इसीलिए आपने जो सुना संभव है वह बोला ही न गया हो, और आप जो बोलते हैं उसके सुने जाने की उम्मीद बहुत कम है। सुरक्षित संवाद वही है जो द्व्यर्थी हो। मुझे रघुवीर सहाय याद आ गए, 2 अर्थों का भय। सुरक्षित संवाद, अपने को सुरक्षा खो में रखना है, सुरक्षा कवच में रखना है, जिंदाबाद भी करना है, मुट्ठी भी तनी रहे और दिखाई भी न दे, हम सुरक्षित भी रहें अपने को। तो सुरक्षित संवाद वही है जो द्व्यर्थी हो, ताकि बाद में आपसे कहा जा सके कि मेरा तो मतलब यह था ही नहीं। भ्रांति और भ्रम के बीच संदेह की सकरी लकीरें रेंगती हैं, इसीलिए सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है, कुछ भी कहना अब खतरे से खाली नहीं रहा। तो खतरा कहाँ नहीं है? जब अपने आसपास ऐसी आतताई शक्तियाँ, ऐसी क्रूर ताकतें, ऐसा वर्चस्व मठाधीशी चल रही हो, ऐसा प्रपंच चल रहा हो, एक स्वांग अश्लील ढोंग चल रहा हो, इस समय खतरा कहाँ नहीं है? खतरा है निजी संबंधों में, कुनबों में, घर परिवारों में, रिश्तों में, नातों में, समाज में, सामाजिकों में, बड़े बड़े रसूखदार कुर्सीधारी लोगों में, तो सत्ता में, राजनीति में, समाज में, हर तंत्र जैसे लगता है कि इसका पुर्जा पुर्जा देखने पर लगता है कि हर तरफ खतरा फैला हुआ है, और इसमें अपने को बचा लेने की मुहिम और किसी तरह से अपने को सुरक्षित करने की मुहिम। ये प्रांजल की कविता एक तंज है कि जो लोग इसी मुहिम में शामिल हैं, जो कभी बोलते ही नहीं, मुखर होते ही नहीं, कब क्या कहाँ कैसे बोलना था उससे डिग जाते हैं, उससे हट जाते हैं, ऐसे लोग अपने को सुरक्षित रख लेते हैं और द्व्यर्थी बोलते हैं। अगली कविता है या और अथवा। इसका फ़र्क देखिए, वह एक पगडंडी थी या नदी नहीं कह सकता, मूर्ख और जड़ जो हूँ भाई जी, या फिर बहन जी, और कितने या और या अथवा। क्या मुझे LGBTQ को खोलकर कहना चाहिए? क्या मुझे LGBTQ को खोलकर कहना चाहिए? और अगर कहना भी चाहिए तो क्यों भला? लेकिन घासों ने दुलार दिया था मुझे और मेरे सशंकित आत्मा को। गहरी बूंद थी वहाँ आंसू की एक, और वहाँ एक रास्ता ज़रूर था। कुछ चित्र थे, कुछ शब्द थे, बाकी सब मौन था। इशारे तक न थे, बिंब की तो बात ही दूर, बहुत बहुत दूर, और मैं नाकारा एक चित्र रचता रहता था अपनी अनगढ़ देसी कलम से। लोग हंसते थे और हंसते ही जाते थे,
उनकी पोथियां अलग थीं शायद, वो किताबें बहुत अलग थीं शायद। रंग नहीं थे, यहाँ तक कि काला रंग भी नहीं। गैर मौजूदगी का ही मेरे जीवन में सबसे बड़ा सानिहा था। कुछ नहीं था, नकार का नकार था, आबला पा में भटकता रहता था। मगरिब था, शून्य था, नदियां और पौधे थे, इंसान नहीं थे। कैसा बियाबान था ये। जब वर्ग बढ़ते हैं, जब जाति बढ़ते हैं, जब धर्म बढ़ता है, समुदाय संप्रदाय बढ़ते हैं, तो यहाँ लिंग के बोध का एक ऐसा घालमेल है कि जात कुजात, मनुष्य, अब मनुष्य होने का स्त्री पुरुष दोनों ही मनुष्य हैं, और स्त्री पुरुष के इतर जो है वो क्या कहलाएगा, वह भी जीव है, लेकिन उसे लगातार हाशिए पर, लगातार एक उसके अधिकारों से, उसकी क्या कह सकते हैं, उसके मान सम्मान से उसको समादृत नहीं किया जा रहा मनुष्य के लायक। और ये चिंतन प्रांजल यहाँ करते हैं। अभी कविता खत्म नहीं होती, पर एक भाषा जरूर थी, भाषा जरूर थी। एक कवि जिसे पढ़ने को जूझ रहा था। धूल झाड़ी कवि ने पुरानी कविताओं के ग्रंथों की, कुछ चिर सम्मत कवियों का मूल पाठ भी पढ़ा। चिर सम्मत सभ्यताओं के ध्वंस के कारणों तक पहुंचा एक न पहुंचा हुआ कवि। उसके भीतर का आंदोलन उसे सीलन भरे एक मकान तक ले गया। पुरानी गीली ईंटें, चिकनी मिट्टी से बनी दीवारें और कुछ सीढ़ियां जर्जर। वे सीढ़ियां कहीं किसी रूप में ऊपर चढ़ने के लिए नहीं थी हरगिज। कुछ पुराने कागज के धूल सने पुर्जे थे, कुछ टिकटें थीं रोडवेज की, और यही सब उसका एकमात्र हासिल। जीवन के एवज में लिखने को पेंसिल तो थी, पर कार्बन नहीं था। अकेली पेंसिल के सहारे वह पगडंडियों पर घूमता नहीं रहा, भटकता रहा। भटकना उसके जीवन का पर्याय था शायद कहूँ या कदाचित। आजकल लफ्ज बयां करने के लिए अपने ज़हीन खतरे पसरे हैं, और चित्र गढ़ने के तो और भी ज्यादा। मैं एक चित्र गढ़ता हूँ, दिखाता हूँ उस चित्र को चित्रकारों को, दोस्तों को, अपनी बेगम जान को। दिखाता हूँ उस चित्र को चित्रकारों को, दोस्तों को, अपनी बेगम जान को। कुछ निकलता नहीं उस नीरस चित्र में। फिर मैं एक और सुधरा हुआ चित्र गढ़ता हूँ। कुछ कच्चे मकान थे, रेल की पटरियां थीं, धूमिल से बच्चे थे, लोक एक तंत्र से धूमिल आशाएं थीं। रोती हुई माएँ थीं, मजबूर आहें थीं, शापित कन्याएं थीं। इनको निगलने हित बड़े बड़े शोकों की बड़ी बड़ी बाहें थीं। जुमले सरकारी थे, पदों पर मदारी थे। किसी एक देश का बीता 70 साल था। 71वें साल में मैं तो और बुरा हाल था। मेरे पास सपना था, उनके पास जाल था। मैं अकिंचन था, उनके पास माल था। इसी के कारण वे पलट रहे पासे थे। अगले साल देने हित इसी साल झांसे थे। जाल बिछाने की कला में वे माहिर थे। झूठ उनके सारे अब लोग जग जाहिर थे। झूठ उनके सारे अब लेकिन जग जाहिर थे। तो आप ये देखें कि ये कविता जैसे खुलासा करती है पूरे प्रपंच तंत्र का, पूरे तंत्र लोक का, जिसे मैं लोकतंत्र नहीं कहती हूँ, मैं तंत्र लोक कहती हूँ। ये संतरी, मंत्री, जंत्री, ये सब जैसे सब और एक ही तरह के कलपुर्जे हैं। एक अपराधियों का संयुक्त परिवार है, और ये मिली जुली साठ गांठ है इनके अपने अपने निहितार्थ हैं, और इन निहितार्थों में ये पूरी समूची मानवीय सृष्टि को, मानवीयता को, मानवीय मूल्यों को सोख रहे हैं, और प्रांजल अपनी कविता में से दर्ज कर रहे हैं। एक कविता जिसका विशेष उल्लेख मुझे करना ही चाहिए, और ये कविता मुझे बहुत पसंद आई। पहली नज़र में दोबारा पढ़ा, बार बार पढ़ती रही, और मैंने कहा कि स्त्रियां क्या विमर्श करती होंगी स्त्री पर। जब स्त्रियां रचती हैं तो निश्चित तौर पर अनुभूति जन्य, भोगा हुआ सच, एक होती है अनुभूति जन्य और एक सहानुभूति जन्य। जब पुरुष रचता है स्त्री पर कुछ, स्त्री की मनोदशा पर, उसकी उपस्थिति पर, उसकी अनुपस्थिति पर, उसकी
उसका आगा पीछा आड़ा तिरछा जब वो नापता तोलता है तो पुरुष सहानुभूति से लसा हुआ होता है, पर मुझे यह कविता सहानुभूति से लसी हुई नहीं लगती। सहज अनुभूति और जिसे कहते हैं ना संगच्छध्वम, ये मुझे एक साहचर्य का भाव इस कविता में दिखाई दिया, एक साथ साथ चलने की का भाव दिखाई दिया, समतुल्य समझने की, बराबरी का दर्जा देने की, साझेदारी की कविता मुझे लगती है और मुझे इस तरह के विमर्श बहुत भाते हैं। प्रांजल कर रहे हैं स्त्री विमर्श और एक कविता जो मुझे बहुत पसंद आई, जाय देस्तम। जाय देस्तम ये उन्होंने अपनी पत्नी को समर्पित कविता की है। जाय देस्तम के बारे में थोड़ा सा आपको अगर बताऊं तो प्रांजल ने भी इसमें मुझे ये शायद ऋग्वेद का कुछ एक सूक्त है जहाँ इसका खुलासा होता है। पहले मैं कविता पढ़ती हूँ और फिर कविता पर थोड़ी सी बात करूँगी। मेरे कवि सुलभ अराजक जीवन के प्रथम वाक्य का पहला शब्द बनी तुम। मैं व्याकरण ही भूल गया तुम्हारे समर्पण में और हमारा घर एक सुंदर बर्तन बन गया। झाड़ती पोंछती रही तुम जिसे, बहा बहा कर खून पसीना अपना, गला गला कर हड्डियां अपनी सजाती रही घर, अपने वात्सल्य के फूलों से हटाती रही मेरे जीवन के कांटों को जो बिछाए थे शेष दुनिया ने। सिलाई करती तुम्हारी उंगलियों के पोरों ने पूरे घर की नस नस में स्नेह और विश्वास भर दिया। समस्त शब्दकोशों में इन शब्दों को खोजने के बाद मैं लौटा हार कर और एक गिलास छाछ पिया मैंने। माँ को फोन किया, रोया, माँ ने समझाया और हंसाया। क्या कुछ किया है तुमने मेरे लिए, क्या कहूँ अर्धांगिनी मेरी। पूर्णांगिनी कहूँ, पूर्णांगिनी कहूँ, कौन कहता है पूर्णांगिनी। तो शब्दकोश बुरा तो नहीं मान जाएंगे। तुम्हें शुक्रिया कहना सूरज पर थूकने जैसा है, फिर भी तुम्हें शुक्रिया कहने के लिए बहुत विकलांग है मेरे शब्द सारे। आहा, दिव्यांग शब्द तो इरादतन नहीं चुना, दिव्यांग शब्द तो इरादतन नहीं चुना है, और यह भी कि तुमने मुझे अपनी बहुत पुरानी लापरवाहियों के साथ जीते चले जाने की कितनी सहूलियत दी साथी। कामरेड, लाल सलाम है तुम्हें, सुबह की चाय का कप हो या गरीबी में डूबा हुआ शाम की सूप का मग, पपीते, सेब, अमरूद या खीरे की उधार की सलाद हो या कई बार अभावों में छिपे न छिप सकने वाले घासों का स्वाद हो, और इससे भी बढ़कर न छिप सकने वाले तुम्हारे बहाने। किस तरह आर्थिक संकटों को छिपा लेती हो तुम, किस तरह आर्थिक संकटों को छिपा लेती हो तुम अपनी विश्वास भरी आंखों से। वो आंखें जो निगहबान है बाकी दुनिया के लिए, वो बिंदी जो 50 पैसे की है किंतु माथे पर सजती है तुम्हारे, उस चप्पल और सैंडल के जिक्र के समानांतर जो 1000 रुपए की है, लेकिन वह रहेगी तुम्हारे पैरों में ही, माथे पर नहीं, चढ़ेगी नहीं। उसका जुनून, उसका नशा, उसकी खुमारी, उसका घमंड तुम्हारे सर चढ़कर नहीं बोलेगा। जो 1000 रुपए की है लेकिन वह रहेगी तुम्हारे पैरों में ही, माथे पर नहीं। क्या वे ये वही पैर हैं जिनके बारे में तुमने कहा था कि आज कोई चीज पैरों के नीचे कुचल गई, मुड़कर देखा तो दुनिया थी। ये 2 पंक्तियां लाजवाब हैं प्रांजल। क्या ये वही पैर हैं जिनके बारे में तुमने कहा था कि आज कोई चीज़ पैरों के नीचे कुचल गई, मुड़कर देखा तो दुनिया थी। हैरत होती है कि कैसे निभाया खुद को कुर्बान करके तुमने, और जीवन के शूलों की जुबान की सूख गई, कितने दुख काट डाले जो तुम्हारे बिना कट ही नहीं सकते थे। आहा, तुम ही तो घर हो मेरा, तुम ही तो घर हो मेरा, जिससे मैं शुरू से प्रारंभिक वर्णमाला सीख रहा हूँ, सीख नहीं रहा हूँ, सीखता ही चला जा रहा हूँ। कुछ तो कहो, जायदेस्तम ही कह दो, जायदेस्तम ही कह दो, जी लूँगा। ये जायदेस्तम जो है ये ऋग्वेद का एक शब्द है, एक श्लोक, एक सूत्र में आता है, मैंने बचपन में कभी पढ़ा था। इसके माध्यम से अपनी पत्नी की महत्ता बता रहे हैं प्रांजल, कि पत्नी केवल पत्नी नहीं है, सखा नहीं है, साथी नहीं है, वो समूचा का समूचा घर ही है। घर वही है जहाँ पत्नी है और पत्नी वही है जहाँ घर है। तो ये दोनों जैसे एक दूसरे में एकमेक हो गए हैं। बेहतरीन कविता, इस पर कभी विस्तार से कुछ लिखने का मन हो रहा लिखूंगी। अभी फ़िलहाल चूँकि समय गुजरा जा रहा है, अगली कविता। कुछ लोग मिले जीवन में, कुछ बड़े लोग,
कविता का शीर्षक है। कुछ लोग मिले जीवन में जिनसे जीवन की रसधार मिली। कुछ बेरोजगार थे, कुछ नौकरी के लिए भटक रहे थे, कुछ सबसे बड़े सरकारी अफसर थे और अपने ही जीवन को नष्ट करने की भाषा के संधान में मशगूल थे। उन्हें यह दुनिया बहुत गैर मुकम्मल लगती थी। रानाई के बिना काश बात यहीं खत्म हो जाती। लेकिन कुछ वैज्ञानिक गण भी थे जो अपने आप को वैज्ञानिक ही कहते थे मुसलसल, और ऐसा कहने वाले वे महदूद लोग अकेले स्वयंभू थे। कोई दूसरा इंसान उन्हें वैज्ञानिक नहीं कहता था, नहीं किया था उन्होंने कभी कोई आविष्कार। और बेशर्मी की इंतहा थी कि जो किसी टटपुंजे कवि के तकिए के नीचे इज्जत के साथ पड़ी रहती थी, जैसे कोई बिटिया अपनी माँ के पास। ये लंबी लंबी चमकदार कारों वाले ऐसे लोग थे जिनकी मर्यादाएं जीनत भरी ईएमआई पर कायम थी पुरजोर, और इनकी नकली हंसी, बनावटी व्यवहार और गोरी चमड़ी महसूस कर एक मुजमहिल कवि रात में अकेले रोता था। उसका मुजायका उसे रोने तो देता था, सोने नहीं देता था। इन वैज्ञानिकों के बारे में कहीं किसी भी अखबार में अनुसंधान की कभी कोई खबर नहीं थी। 24 घंटे चलने वाले टीवी चैनल भी फेल थे इन लोगों के सामने। आम फहम भाषा में वे कबा लूटने में लगे थे, विशालकाय आवारा पूंजियों के साथ। और मैं बहुत सारे अखबार पढ़ा करता था, यहाँ तक कि मेरी वामांगी भी मैंने अपनी जवानी गंवाई भरपूर यह जानने में कि ये वैज्ञानिक या अफसर नहीं थे हरगिज। वे वैज्ञानिक या अफसर की पोस्ट भर पर काबिज महज थे। पद उनको सुशोभित करता था और पोस्ट के अलावा कुछ भी नहीं था उनके पास। सेवानिवृत्ति के बाद इनका भविष्य कुमार में डूबना था। वे खुश रहा करते थे गहरी एक गफलत में। उनकी तौफीक भी महान झूठ। वे अपने बच्चों की ट्यूशन फीस के लिए मुख्तलिफ अनुभागों के गैर ज़रूरी चक्कर काटते रहते थे। वे केवल 8 से 9 घंटे के लिए वैज्ञानिक की पोस्ट पर वारांगना की तरह रहा करते थे। कोई मेघनाथ साहा था, मैडम क्यूरी या फिर वेंकटरमण रामकृष्णन नहीं था उनमें भाई जी। चवन्नी का सिक्का बंद होने के बाद भी लोग चवन्नी के लिए मरे जाते थे। टीए का फार्म अपना काम छोड़कर भरते थे, चाहे रिश्तेदारी या किसी भी वजह से वे करदाताओं का पैसा लूटने में पारंगत थे। पीएचडी की थीसिस किसी और से लिखवाते, पर मुफ्त में नहीं, बाकायदा टके पेमेंट किए। इसलिए ओढ़ी हुई की ईमानदारी थी। सरकारी नर्सरी से गमले चुराए बाल पौधों के साथ, पौधों की पत्तियां कुछ कम हरी थीं, क्लोरोफिल की वंचना थी। उन्हें चुराई हुई कंपोस्ट के साथ घर में घना हरा जो होना था। इस तरह खाद और पानी और पौधों से इन महान लोगों ने घर सजाया अपना, जो सज न सका, डूब गया, डूबना ही था। और अचानक एक कमजर्फ चूहा मिला। उसे कुतरने की आदत थी। उसने बाघ की आशियाने को कुतर लिया। वाह वाह। खोज, तुम ढूंढोगे पर नहीं मिलेगा, तुम खोजोगे पर मेरे दर्द की बर्फ हाथ ना आ सकेगी, तुम्हारे पिघल जाएगी। तुम्हारे हार जाने के बाद मेरा दर्द फिर बर्फ की तरह जम जाएगा। तुम उस बर्फ को फिर पकड़ने आओगे और एक बार फिर तुम्हारे हाथ लगेगी शाश्वत निराशा। क्या तुम फिर कोशिश करोगे?